हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम 150 सवाल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। 150 सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम राजस्थान जीके के सवाल देखेंगे, उसके साथ साथ साइंस के सवाल भी हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। साइंस के सवाल भी हम देखने वाले हैं और उसके साथ साथ पशुपालन यानी कि पार्ट बी के सवाल भी हम यहाँ पर देखेंगे। लगभग 40+ सवाल हम पार्ट बी के यहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर के सवाल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी कि आपका कंप्लीट मॉडल पेपर रहेगा। जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। आज आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और अगर आज जारी नहीं होंगे तो 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे दोस्तों। तो अब आप अपनी तैयारी को एकदम बढ़ा लीजिए, अपनी स्पीड को 2 गुना कर दीजिए। सारा रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और जितने मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो उतने लगा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो पहला सवाल जो है दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो एक कालीबंगा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी हनुमानगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज 1952 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उत्खनन बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों, यहाँ से आपके 7 अग्निकुंड वेदिकाएं प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उत्खनन 5 स्तरों में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका अलवर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अलवर के सिक्के आपके अक्केशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टक्का, अंग्रेजी पावाना सिक्का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? तो आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी दोस्तों? तो यह आपकी दोस्तों मिहिर भोज के द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह आपका प्रतिहार शासक था दोस्तों, यहाँ पर आप प्रतिहार कर लेना। प्रतिहार शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने भोज प्रथम, प्रभास आदि वरा उपाधियाँ प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज प्रथम की देन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर प्रशस्ति जो है ये मिहिर भोज के समय की हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वरा मंदिर का निर्माण पुष्कर में किसने करवाया था? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज आनाजी चौहान ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। उसके साथ साथ पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वरा मंदिर के अलावा पुष्कर में 12 मंदिरों का निर्माण इन्होंने और करवाया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कुंभा के द्वारा आपका कौन सा ग्रंथ यहाँ पर रचित नहीं है? संगीत राज, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा या फिर राजवल्लभ? तो राजवल्लभ जो है दोस्तों ये मंडन के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया जो है ये कुंभा द्वारा रचित है। आगे देखिए, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जयपुर शहर की स्थापना आपकी 18 नवंबर 1727 को हुई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जयपुर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपके सवाई जयसिंह हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? महाराजा मानसिंह की मृत्यु आपकी महाराष्ट्र में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना 1459 ईस्वी में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव किसने रखी थी? तो आपकी किसने रखी थी दोस्तों? राव सिंह के द्वारा रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला शासक कौन था आपका? राव सिंह था। और जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कतिपय राजपूत शासकों की सूची में से उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं दिया। अब यहाँ पर बोला गया है उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। तो राणा सांगा ने मुगलों का सहयोग नहीं किया और चंद्रसेन ने भी नहीं किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। मानसिंह ने भी किया था दोस्तों, राय सिंह ने भी मुगलों का सहयोग किया था, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मित्रों, बालद क्या थे?
तो बालद क्या थे, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बालद आपके सारथवा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। गाड़ियों पर अपना माल लादकर पूरे काफिले या सारथ के साथ उस माल को दूर दूर तक बेचने जाने वाला व्यापारी सारथवा कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? ये आपका दोस्तों 1803 और 1804 को जो आपकी संधियाँ हुई थी उसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जयपुर हो जाएगा। सबसे पहले आपकी भरतपुर ने की थी, फिर अलवर ने की थी, उसके बाद जयपुर के आपके महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सवाल आपका 1803 और 1804 की जो संधियाँ हुई है उसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो जगत सिंह सेकंड जो हो जाएंगे वो जयपुर के शासक हो जाएंगे। इनके द्वारा 12 दिसंबर 1803 को संधि की गई थी दोस्तों, जो कि आपकी 1805 ईस्वी में जनरल बालो द्वारा यह संधि भंग कर दी गई थी, यानी ये बाद में टूट गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बदनाम राजा किसको कहा जाता है? तो बदनाम राजा जो है दोस्तों ये आपका जगत सिंह द्वितीय को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? तो अंग्रेजों के द्वारा सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया गया? तो ये आपका 1869 में किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक आपका कौन हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और राम सिंह द्वितीय ही आपका बूंदी का शासक भी था 1857 के समय, और जयपुर का शासक भी था, और तीनों अलग अलग थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक आपका राम सिंह द्वितीय हो जाएगा 1827 से लेकर 1865 तक। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी मदद किसने की थी दोस्तों? करौली के शासक मदन पाल ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्रांति कब हुई थी कोटा में? तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा यहाँ पर क्रांति की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम है। तो द्वितीय भामाशाह किसे कहा जाता है दोस्तों? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अमरचंद भाटिया जो है इनको दोस्तों राजस्थान का द्वितीय भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लक्ष्मीबाई की मदद की थी धन देकर। ये आपको ध्यान रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया बीकानेर से हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? बीकानेर से, ठीक है, राजस्थान से संबंधित है। ये राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहलाए। आगे देखिए, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में सर्वप्रथम वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। बाद में दोस्तों इसका कार्यालय 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यही बात यहाँ पर पूछी गई है। आगे देखिए, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। तो राजस्थान के जतिन दास आपके कौन कहलाते हैं? तो ये आपके बाल मुकुंद बिस्सा कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन कहलाते हैं? आपके बाल मुकुंद बिस्सा कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17। 1936 में मग्गा राम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन आपका 1897 में प्रारंभ हुआ था, और ये आपका 1941 तक 3 चरणों में चला था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ। तो सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो है वो डूंगरपुर में हुआ था, और बंजारा परिवार में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और डूंगरपुर का बसिया गांव भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बसिया गांव जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और कब हुआ था दोस्तों? 1858 में हुआ था। 20 दिसंबर 1858 को बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लेनी है। ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। तो मत्स्य संघ में आपकी 4 रियासतें थी दोस्तों, ABCD। ये आपको ध्यान रखना है। अलवर, भरतपुर, करौली और आपका धौलपुर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक आपका निमराना ठिकाना था, इसको भी आपका प्रथम चरण में शामिल किया गया था, यानी कि मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर राज प्रमुख जो है वो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, सर VT कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो VT कृष्णमाचारी जो थे दोस्तों ये किस राज्य के दीवान थे? तो ये आपके जयपुर राज्य के दीवान हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए राघवाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो आपके मेवाड़ राज्य के हो जाएंगे। आगे देखिए, रणथंभौर दुर्ग में
किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? तो रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये आपके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर दुर्ग में एक तो आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर हो जाएगा, एक आपको दोस्तों सुपारी महल ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जोगी महल भी ध्यान रखना है आपको, जोगी महल, सुपारी महल भी आपके रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों 32 खंभों की छतरी भी है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। एक आपका रनिहार तालाब हो जाएगा, तो रनिहार तालाब आपको ध्यान रखना है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीर सदरुद्दीन की दरगाह हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, चारचौवा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो चारचौवा मंदिर दोस्तों राजस्थान के कोटा जिले में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका गुप्तकालीन मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका गुप्तकालीन मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये आपका, ये सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है और बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको करंट की एक बात बता देता हूँ दोस्तों, करंट में आपसे पूछा जा सकता है, अभी वर्तमान में मेवाड़ के जो राजा बनेंगे उनका राज्याभिषेक जो है वो फतेह प्रकाश महल में ही किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गेटौर स्थित कछवा शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी में मिलती है? तो कछवा शासकों की छतरियाँ आपकी नाहरगढ़ की तलहटी पर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित जयपुर के दिवंगत कछवा राजाओं की संगमरमर निर्मित कलात्मक छतरियों के लिए प्रसिद्ध स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो ये शेखावटी की हो जाएगी, और इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? तो ये भी आपकी दोस्तों शेखावटी को कहा जाता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध बाटाड़ू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बाटाड़ू का कुआं आपका बाड़मेर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो नागरीदास के रूप में आपका कौन प्रसिद्ध था दोस्तों? तो सावंत सिंह हो जाएगा, जिसका संबंध किससे हो जाएगा? आपका किशनगढ़ शैली से हो जाएगा, ठीक है। बनी ठनी का संबंध किससे? किशनगढ़ शैली से, ये आपको ध्यान रखना है। और बनी ठनी पर टिकट कब जारी हुआ था दोस्तों? डाक टिकट 1973 में जारी किया गया है, बनी ठनी पर डाक टिकट, ये आप बात आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है। आगे देखिए, अजारा की हवेली किस शैली का भित्ति चित्र है? तो अजारा की ओवरी कहा जाता है दोस्तों, अजारा की ओवरी ये आपकी किसकी हो जाएगी? देवगढ़ की हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो राजस्थान से कौन से वस्त्र का संबंध नहीं है? बांधनी का है, सांगानेरी का है, बाड़मेरी का है, कांधा का नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पर कौन सा लोकगीत नहीं है? पटेलिया, बिछुओ और लालर, ये आपके पर्वतीय क्षेत्र के हो जाएंगे। और इन तीनों को आपको अलग से ध्यान रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, लालर, पटेलिया और बिछुओ। कुर्जा यहाँ पर जो है वो आपका पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है दोस्तों, ये आपका एक वीर गीत है, ये आपको ध्यान रखना है, वीर गीत हो जाएगा ये आपका कुर्जा गीत, ठीक है। कुर्जा पक्षी के माध्यम से किया जाता है। आगे देखिए, प्रवासी पक्षी को आधार बनाकर वियोंगिनी स्त्री द्वारा गाया जाने वाला वीर गीत जिसके बोल है कुर्जा एक म्हारो भंवर मिला दो ए। आगे देखिए, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है, अलगोजा हो जाएगा। और अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया? तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति द्वारा किया गया? तो ये आपकी भील जनजाति के द्वारा किया गया है। भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गमेती कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेन मुखिया जो होता है उसे गमेती कहा जाता है। और शहरियों का जो मुखिया होता है मेन, उसे क्या कहा जाता है? कोतवाल के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, तो ये आपका तुर्रा कलंगी हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पीड में इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि सवाल काफ़ी सारे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना जी का जन्म आपका किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों धुवन गांव टोक में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, धन्ना जी को भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो संत धन्ना जी को दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे एक और सवाल देखिए दोस्तों, लोक देवता तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुंगारी कहाँ स्थित है? तो बांसी दुंगारी आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका बूंदी में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? खरनाल नागौर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है।
और इन्हें धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। इन्हें धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका गोत्र क्या था, धोलिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? तो लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, शीतला माता भी है, बाण माता भी है, घेवर माता भी है, मीरा माता नहीं है दोस्तों। घेवर माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका कहाँ पर बना हुआ है, राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाण माता जो है ये मेवाड़ वंश की आपकी कुलदेवी हो जाएगी। आगे देखिए, नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नारायणी माता अलवर का मेला आपका किस तिथि को आयोजित होता है? तो वैशाख शुक्ल पक्ष की 11 जो है दोस्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष की 11 को आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर इसका अलवर में वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को नारायणी माता का मेला आयोजित होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से है और अंत किससे होता है दोस्तों? तो ये गणगौर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्रावणी तीज आपकी कब आती है? तो ये श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। गणगौर आपकी कब आती है? गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, और गुलाबी गणगौर आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। वह कब आती है आपकी? तो वह चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। आगे देखिए, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति आपका छापदार कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। बिट्टी, दामना, हथपान, छड़ा, ये सब आपके कहाँ के हो जाएंगे? अंगुली के हो जाएंगे। ठीक है, नेवरी आपसे पूछा जाए तो वो पैर का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आंवला अगर पूछा जाए, आंवला आपका पैर का हो जाएगा। नोगरी अगर आपसे पूछा जाए तो नोगरी आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? हाथ का हो जाएगा। और बलिया अगर आपसे पूछा जाए, बलिया कहाँ का हो जाएगा? तो ये भी आपका हाथ का हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, पाल किसे कहते हैं? तो पाल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भीलों की जो बस्ती होती है उसे पाल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। भीलों के बहुत से झोपड़ों के समूह को फला तथा कई फला के समूह को पाल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में ओलंदी क्या है? तो राजस्थान में ओलंदी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है उसे ओलंदी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई आपकी 692 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में पूछी जाए अरावली पर्वतमाला की लंबाई तो 550 किलोमीटर हो जाएगी। और अरावली पर्वतमाला की अगर आपसे औसत ऊंचाई पूछी जाए तो औसत ऊंचाई अरावली पर्वतमाला की कितनी हो जाएगी? 930 मीटर हो जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, रामगढ़, जेतावास, लाखेरी तथा खटकड़ दर्रा किस जिले में है? इंपॉर्टेंट सवाल है। रामगढ़, जेतावास, लाखेरी, खटकड़ दर्रा किस जिले में हो जाएंगे? बूंदी जिले में हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल आपका क्या हो जाएगा? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बांध तथा नदी से संबंधित असत्य है। तो बीसलपुर बांध आपका बनास नदी पर टोंक पर बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बंद बारेट आपका भरतपुर में कुकुंद नदी पर, यह भी सही बात है। कडाना बांध काली सिंध नहीं होगा दोस्तों, कडाना बांध आपका माही नदी पर बना हुआ है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। कडाना बांध माही नदी पर बना हुआ है और गुजरात में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर बना हुआ है और कोठारी नदी के किनारे आपकी बागोर सभ्यता स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, माही नदी पर गुजरात के माही सागर जिले में स्थित इस पर 100% लागत गुजरात की आई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? तो बहुत आर्द्र जलवायु किस जिले की हो जाएगी? आपकी सिरोही की हो जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है, सिरोही राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित जिले हैं? तो ये आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ हो जाएंगे। सेम की समस्या से गंगानगर, हनुमानगढ़ हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती है? तो ये पुराने जिलों के हिसाब से सवाल पूछा गया है। किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती है? तो ये जालोर की नहीं लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुजरात की राजस्थान से सीमा 1022 किलोमीटर लगती है। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनकी सीमा जो है वो आपकी गुजरात से लगती है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सवाल शायद नए जिलों के हिसाब से पूछा गया है दोस्तों, इसको एक बार चेक कर लेंगे। आगे देखिए, नवीन राज्य पुनर्गठन के बाद 7 अगस्त 2023 से राज्य में संभागों की स्थिति है। तो 7 अगस्त 2023 से राज्य में संभागों की स्थिति, राज्य में कुल 10 संभाग हो गए हैं। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बने हैं। बांसवाड़ा संभाग में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा सहित 3 जिले आते हैं। पाली संभाग में जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली सहित कुल 4 जिले आते हैं। तो राज्य में 10 संभाग हो गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बने हैं, ये बात भी आपकी सही है।
बांसवाड़ा संभाग में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सहित 3 जिले आते हैं। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी दोस्तों। डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है। और पाली संभाग में जालोर आता है, सिरोही आता है, सांचौर आ जाएगा, पाली आ जाएगा। यानी कि ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर A, B, C, D चारों सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? जो कि आपकी नाग पहाड़ से निकलती है, लूनी नदी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र आपका 7 जिलों में हो जाएगा। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, ये नए जिलों के हिसाब से। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। आगे देखिए, बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान कौन सा है? तो बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान आपका बनास बाणगंगा बेसिन हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। आगे देखिए, घोटारू, कमली ताल, तन्नोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जावर, राजपुरा, दरीबा तथा आगुचा किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके सीसा जस्ता से संबंधित है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जावर, राजपुरा, दरीबा, आगुचा ये आपके सीसा जस्ता से संबंधित है। आगे देखिए, मोरिजा, बानोला, निमला, रायसेला, नात्रा की पाल किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपके लो अयस्क से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। नात्रा की पाल, निमला, रायसेला, मोरिजा, बानोला ये आपके लो अयस्क से संबंधित है। आगे देखिए, उड़न गिलारी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलारी आपकी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 58। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान विश्व के अंदर किस गोलार्ध में स्थित है? अब ध्यान रहे, यहाँ पर भारत के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा गया है। अगर भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम में है, लेकिन विश्व के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिप है एक, तो सिप क्या है? तो सिप एक प्रकार का बालू का स्तूप है और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि समानांतर बालू का स्तूप है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब परपेंडिकुलर होता है। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे सिप कहा जाता है। आगे देखिए, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएगी? आपकी तस्तिरुनुमा पहाड़ियाँ हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये आपकी जयपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू यहाँ पर राइट आंसर आपका नहीं होगा, जयपुर होगा राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। अब अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, साइंस का सवाल। साइंस के सवाल हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम पार्ट बी के सवाल देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए दोस्तों, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में, परमाणु भट्टी में, तुषार युक्त परिस्थितियों में, अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर वो आपका हो जाएगा दोस्तों रॉकेट। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो अधातुओं में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो अधातु जो होती है ये आपकी भंगुर होती है दोस्तों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चालकता, आघात वर्धनता, तन्यता ये आपकी धातुओं में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है, विनाइल क्लोराइड। आगे देखिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं आपके? तो ये आपके हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अवतल लेंस जो है इसको आप उत्तल दर्पण मान के भी आंसर कर सकते हैं। तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखिए, जूम लेंस क्या होता है? तो जूम लेंस आपका क्या होता है? यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग ही क्यों किया जाता है दोस्तों फिलामेंट के निर्माण के लिए? क्योंकि ये आपकी सस्ती होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, और साथ ही साथ इसका गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है दोस्तों।
इसका गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। तो इसका आंसर एक बार मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जहाँ तक इसका आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए, यह सस्ती भी होती है। तो इसका आंसर मैं आपका पिन कर दूंगा। 93 का आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है दोस्तों, ये आपका टंगस्टन का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए, हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं। तो अरविंद पनगड़िया जो है दोस्तों, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये सवाल काफ़ी बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अब अगला सवाल क्या आएगा, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? भीलवाड़ा जिले से हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की किस नदी परियोजना पर भारत की सबसे लंबी पानी की सुरंग बनाई जा रही है? तो सबसे लंबी पानी की सुरंग बनाई जा रही है आपकी कौन सी नदी पर? तो ये आपकी दोस्तों परवन नदी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परवन नदी परियोजना पर भारत की सबसे लंबी पानी की सुरंग बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पद्मश्री 2024 से सम्मानित राजस्थानी हैं। तो पद्मश्री 2024 से सम्मानित राजस्थानी आपके जानकीलाल भांड हो जाएंगे, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद हो जाएंगे, माया टंडन और लक्ष्मण भट्ट तेलंग हो जाएगी। यानी कि ABC तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत राजस्थान से की? तो ये किसने की थी? फ्रांस के राष्ट्रपति ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत भूषण पुरस्कार 2023 से आपके दिवेश पथ सरिया को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में हो जाएगा। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्व बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? अजमेर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नाड़ी आपकी जल संग्रहण की विधियाँ होती है, तो इसका सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका दोस्तों राव जोधा ने किया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है? तो ये आपका भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का मैनचेस्टर। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन है, तो वो भिवाड़ी हो जाएगा। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर हो जाएगा। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। आगे देखिए, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा आपकी समवर्षा रेखा कहलाती है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है दोस्तों। हाल ही में दिवंगत हरिशंकर भाभड़ा पूर्व में किस पद पर रहे हैं? इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। ये आपके किस पद पर रहे हैं? तो ये आपके उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। यानी कि ABC तीनों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, विश्व की प्रथम भैंस की क्लोन विधि द्वारा तैयार नस्ल है। तो विश्व की प्रथम भैंस की क्लोन विधि द्वारा तैयार नस्ल आपकी कौन सी हो जाएगी? समरूपा हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक गाय की दुधारू नस्ल है? तो गाय की एक दुधारू नस्ल आपकी कौन सी हो जाएगी निम्न में से? तो वो आपकी गिर हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसिया नुमा होते हैं। तो कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग हंसिया नुमा होते हैं दोस्तों? मुर्रा, मैसाना, नीली रावी या फिर सूरती? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भैंस की नस्ल जिसके सींग हंसिया नुमा होते हैं, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी सूरती हो जाएगी। ऑप्शन C यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन C यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, और इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? बड़ोदरा गुजरात है। इसके सींग हंसिया नुमा, दराती नुमा होते हैं। इसमें सफ़ेद रंग की 2 पट्टी पाई जाती है, पहली अधर व दूसरी जबड़े के चारों ओर। आगे देखिए, गाय के घी में वसा प्रतिशत होता है। तो गाय के घी में वसा प्रतिशत कितना होता है? 99% से अधिक होता है। आगे देखिए, बछड़ों के जन्म के समय नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला रसायन है। तो नेवल कार्ड में इस्तेमाल होने वाला रसायन आपका कौन सा हो जाएगा? टिंचर आयोडीन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, गर्बर परीक्षण किया जाता है। तो गर्बर परीक्षण आपकी वसा की मात्रा ज्ञात करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्बर परीक्षण वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूध का वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 10.75 ml दूध लेते हैं। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। गर्बर मशीन को 5 मिनट तक 1100 चक्कर प्रति मिनट तक चलाते हैं। आगे देखिए, एक वयस्क
पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की संख्या होती है, तो एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये आपकी 34 होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 देखिए, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा। तो CLR अगर आपका 28 है तो विशिष्ट गुरुत्व आपका क्या हो जाएगा? 1.028 हो जाएगा। तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तो ये भदावरी की हो जाएगी दोस्तों। तांबे के रंग का शरीर होता है आपका भदावरी का। आगे देखिए, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो रट या मस्त अवस्था आपकी किस पशु में देखने को मिलती है? तो ये आपकी दोस्तों ऊंट में देखने को मिलती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो ये मैस्टाइटिस का पता लगाया जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कृमिहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो कृमिहर दवाओं के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आफरा किस प्रकार का रोग है? आफरा दोस्तों किस प्रकार का रोग है? तो ये आपका आहार जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। रिज्का की पाचनशीलता कम होती है, पशु द्वारा इसे अधिक खाने से आफरा होता है। यह पशुओं का पेट संबंधी रोग है, इसमें पेट फूलता है। आफरा के नियंत्रण के लिए होकार कैनुला का प्रयोग करते हैं। तो होकार कैनुला का प्रयोग किस में करते हैं? आफरा में करते हैं। आगे देखिए, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलाते हैं। तो ये आपकी कितनी बार पिलाते हैं दोस्तों? तो ये आपकी वर्ष में 2 बार पिलाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई। तो अविकालीन भेड़ की नस्ल जो है दोस्तों, ये आपकी किसके क्रॉस से तैयार की गई है? तो मालपुरा और रेम्बुलेट, ये आपको ध्यान रखना है, मालपुरा और रेम्बुलेट अविकालीन भेड़। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया? तो पशु प्लेग उन्मूलन आपका कब घोषित किया गया दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा गया है। 8 अगस्त 2011, 8 अगस्त 2010, 8 अगस्त 2009 या फिर 8 अगस्त 2008। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 अगस्त 2011, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एक दिन के मुर्गी के चूजों को किस रोग का टीका लगाया जाता है? तो एक दिन के मुर्गी के चूजों को किस रोग का टीका लगाया जाता है? रानीखेत का। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कार्बोलिक एसिड है, किसका प्रकार है कार्बोलिक एसिड? तो ये आपका जीवाणु रोधक का हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, मिनरल की कमी के कारण पशुओं में पाई जाने वाली खराब आदत कौन सी है? तो मिनरल की कमी के कारण पशुओं में पाई जाने वाली खराब आदत आपकी पाइका हो जाएगी। आगे देखिए, बंध्यता रोधक विटामिन किसे कहते हैं? तो बंध्यता रोधक विटामिन आपका किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपका अल्फा टोकोफिरोल को कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डेयरी उद्योग को सर्वाधिक नुकसान किस रोग के कारण होता है? तो डेयरी उद्योग को सर्वाधिक नुकसान आपका किस रोग के कारण होता है? गर्भाशय शोथ, दुग्ध ज्वर, ओटाइटिस या थनैला रोग। तो ये थनैला रोग के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस रोग को गार्गेट, मैस्टाइटिस, स्तन शोथ भी कहते हैं। यह रोग स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु द्वारा फैलता है। कभी कभी यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस व बी कोलाई द्वारा भी फैलता है। भारत में यह स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेसिए द्वारा फैलता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 128 देखिए दोस्तों, मुर्गी में क्रेजी चीक डिजीज किसकी कमी से होता है? तो क्रेजी चीक डिजीज़ जो है दोस्तों, यानी आपके मुर्गियों के जो बच्चे हैं तो ये पागल हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं यानी कि। तो क्रेजी चीक डिजीज़ जो है ये आपका विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं में पाली या गर्मी में लाने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो गर्मी में लाने के लिए यानी पाली में लाने के लिए आवश्यक हार्मोन आपका एस्ट्रोजन हो जाएगा। आगे देखिए, मवेशी में रिंडरपेस्ट व्याधि की उष्मायन अवधि कितनी होती है? तो मवेशी में रिंडरपेस्ट व्याधि की उष्मायन अवधि आपकी 3 से 7 दिन होती है। आगे देखिए, कानूनन मक्खन में नमी की प्रतिशत मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो कानूनन मक्खन में, तो मक्खन की बात की जा रही है दोस्तों, नमी की प्रतिशत मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 14%, 16%, 18% या फिर आपकी 20%। तो ये आपकी 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यदि दूध में शुद्ध लैक्टोमीटर रीडिंग 25 है तो दुग्ध का विशिष्ट घनत्व कितना होगा?
तो ये आपका 1.025 हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है? तो पश्मीना ऊन आपकी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये आपकी चांगथांगी से प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यह समशीतोष्ण हिमालय क्षेत्र की नस्ल है। यह ऊन सबसे कोमल और गर्म होती है। आगे देखिए, है में नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होती है? तो है जो होता है दोस्तों, इसमें आपकी नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी 15 से 20% होती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, है में शुष्क पदार्थ की मात्रा 70 से 80% होती है। है में विटामिन की कमी वो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। हेतु जई फसल उत्तम है। तो जई फसल उत्तम है इसके लिए। आगे देखिए, निम्न में से युवा बछड़ी बछड़ा का रोग है। तो युवा बछड़ी और बछड़ा का आपका कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका थिलोरियोसिस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रोग सांड से संचरित होता है? तो सांड से आपका कौन सा रोग संचरित होता है? तो ये ब्रुसेलोसिस होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रोमंती पशुओं में अमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ कहलाता है। तो प्रथम प्रकोष्ठ पहला, तो ये आपका रुमेन कहलाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय भैंस के उत्तान हेतु प्रजनन की सही नीति है। तो भारतीय भैंस के उत्तान हेतु प्रजनन की सही नीति कौन सी हो जाएगी आपकी? तो ये चयनित प्रजनन हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, लीवर फ्लूक द्वारा उत्पन्न रोग है। तो लीवर फ्लूक द्वारा उत्पन्न रोग आपका कौन सा हो जाएगा? टिटनेस, ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स या फिर एस्केरियासिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रामपुर बुसायर किस पशु की नस्ल है? तो रामपुर बुसायर जो है दोस्तों, ये आपकी किस पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो ये आपकी भेड़ की नस्ल हो जाएगी दोस्तों। किसकी हो जाएगी? आपकी भेड़ की नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रामपुर बुसायर निम्न में से किसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो मूत्राशय आपका किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये मुर्गा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। निम्न में से किस प्रकार के दांत दुधारू पशु में नहीं होते हैं? तो दुधारू पशु में किस प्रकार के दांत नहीं होते हैं? तो चवनक दांत, अग्र चवन दांत, कृंतक दांत या फिर सभी। तो कृंतक दांत नहीं होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह दांत गाय, भैंस, भेड़, बकरी के ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं। यहाँ रिक्त स्थान होता है जिसे डेंटल पेड कहते हैं। मानव, गाय, भैंस व बकरी में कुल 32 दांत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गाय, भैंस, बकरी और मानव में 32 दांत होते हैं कुल। आगे देखिए, बंध्याकरण की किस विधि में बडीजों का उपयोग करते हैं? तो बडीजों का उपयोग किस विधि में करते हैं? बंद विधि में करते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है। तो संदेश देखा जा सकता है, यह आपका कौन सा उपकरण हो जाएगा? रेडियो, टेलीफोन, ऑडियो उपकरण, विजुअल उपकरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका विजुअल उपकरण हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य प्रकार का उपकरण है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? श्रव्य दृश्य प्रकार का उपकरण टेलीविज़न हो जाएगा दोस्तों। आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में स्तरीय संस्थान हैं। तो कितने स्तरीय संस्थान हैं आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में? तो ये आपके दोस्तों 3 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। शरीर की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी अस्थि है। तो सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि आपकी कौन सी हो जाएगी? ये आपकी फीमर हो जाएगी दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है। भैंस के सींगों पर छल्ले बनने प्रारंभ होते हैं। तो भैंस के सींगों पर छल्ले बनने कब प्रारंभ होते हैं? तो 3 वर्ष की आयु के बाद दोस्तों। 3 वर्ष में आपके भैंस के सींगों पर छल्ले बनने प्रारंभ होते हैं। गाय व भैंस की औसत आयु कितनी होती है? तो ये आपकी 20 से 23 वर्ष हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। गाय व भैंस की औसत आयु 20 से 23 वर्ष। आज का अंतिम सवाल देखिए दोस्तों, शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? एंटीजन कहलाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा दोस्तों तो आपको काफ़ी सारे मॉडल पेपर में यहाँ पर कम टाइम के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पर आपको मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।